अच्छा जी, नेक्स्ट पर चलते हैं जी। इनवॉइस। देखें, इनवॉइस के केस में पेमेंट को लेकर दो काम हो सकते हैं। नंबर वन कि आपको पार्शियल पेमेंट रिसीव हो, और नंबर टू कि आपको कोई पेमेंट रिसीव ना हो। आपने 1 लाख की इनवॉइस कर दी, हो सकता है आपको 50,000 मिल जाए इनवॉइस के साथ ही, कि अभी आप ये लें, बाकी हम बाद में पे करें। हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, कुछ टाइम के बाद जो भी आपने ड्यू डेट डिसाइड की है, या कुछ पीरियड के बाद आपको वो पेमेंट हो। तो दोनों को समझना है। तो सबसे पहले इनवॉइस कैसे क्रिएट होनी है? सिंपल, प्लस पर चले जाएं। प्लस में जाएंगे, सबसे पहले इनवॉइस आ जाएगी। इनवॉइस कब करेंगे? जब आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर जब रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, ठीक है। और उसका क्राइटेरिया है कि प्रॉमिस फुलफिल हो जाए। अच्छा, अब वादा निभा दिया है, जो कहा था वो दे दिया है, ठीक है, वादा पूरा हो चुका है। जैसे DGIS पे आ रहे हैं, हमने 3 बातें कही थी, तो इनवॉइस में भी हमने 3 बातें की थी कि आपको ठीक एड्रेस पर देंगे, जो कहा है वो देंगे, जो पेमेंट टर्म्स हैं वो फॉलो करेंगे। अच्छा, तो अब सेम उसी तरह जैसे आपने एस्टिमेट बनाया था, कोटेशन बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पर कस्टमर ऐड करना है। अब इसमें एडिशनल क्या आ जाएगा कि आपके टर्म्स क्या हैं, पेमेंट टर्म्स क्या हैं। पेमेंट टर्म्स आपकी ड्यू डेट को डिफाइन करेंगी कि ड्यू ऑन रिसीट है, यानी कि आज जब इनवॉइस बनेगी तो आज ही ड्यू हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको इनवॉइस दी, अभी से ड्यू हो गई, आपका एजिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेट 10 डेज है, 15 डेज है, 30 दिन बाद होनी है, 60 डेज है। देखते हैं कितना क्रेडिट टाइम आप दे। हाँ जी, वो क्रेडिट, वो अमाउंट में आती है क्रेडिट लिमिट, कि इतना आप क्रेडिट दे सकते हैं। ड्यू डेट है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि टर्म्स में आपने ऐड किया हो कि इस कस्टमर को हम 10 दिन देते होते हैं, ठीक है। इनवॉइस डेट आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने नेट 30 डेज की है, तो उसने ऑटोमेटिकली इनवॉइस डेट आज की उठाता है ऑटो पर, तो ड्यू डेट यहाँ पर आप ऐड कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप टैग्स कोई ऐड करने, टैग्स ऐड करें, अपना गुड्स और सर्विसेज आप ऐड करें। और गुड्स में हमने पंप सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हमने 25 की 25 क्वांटिटी ऐड कर दी है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऑन हैंड शो कर रहा होता है, इस इनवॉइस से पहले जितनी भी क्वांटिटी ऑन हैंड है, तो 25 है, हमने 25 के 25 को सेल कर रहे हैं। टैक्सेबल है नहीं है आपने डिसाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है जो कि एस्टिमेट में भी होती है, वो होता है कि आप यहाँ पर सब टोटल ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, गुड्स का अलग सेक्शन बना सकते हैं, सर्विसेज का अलग सेक्शन बना सकते हैं। हो सकता है आप 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए आप यहाँ पर कुछ कर रहे हो, 2-3 ऑप्शन दे रहे हो, तो आप यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बनाकर सब टोटल्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट्स की ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास सब टोटल आ जाएगा। डिस्काउंट आपने देना है परसेंटेज में, डॉलर में, वो आप यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं। 50 या 25 डॉलर का डिस्काउंट दे देते हैं, ओके। उसके बाद ये टेल योर कस्टमर्स हाउ यू वांट टू गेट पेड। अब यहाँ पर आप बैंकिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, ये बैंकिंग डिटेल्स है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी हमें कैश में पेमेंट चाहिए होगी, वो आप पेमेंट टर्म्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पेमेंट डिटेल, नोट टू कस्टमर, अक्सर यही ऐड हो जाता है, थैंक यू फॉर योर बिजनेस एंड हैव अ ग्रेट डे, कुछ भी आप ऐड। फिर इंटरनल कस्टमर नोट्स हैं, ये हिडन है, ये सिर्फ आपको विजिबल होंगे। वो इस इनवॉइस से रिलेटेड अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर आप कर दें। अच्छा, अब इंटरनल कुछ भी हो सकता है कि इसकी जल्दी रिकवरी करना। कुछ तो मैंने ये भी देखा है कि लिखते हैं कि इससे जल्दी पैसे ले लेना, ये पैसा लटकाता है। क्रेडिट डिपार्टमेंट को जानी है इनवॉइस इसके बाद, तो यहाँ पर जी हिडन में लिखा हुआ है कि इससे जल्द, जितना जल्दी हो सकता है पैसे ले लेना, ये इनवॉइस लटका देगा। हाँ, कि आपने भी पढ़ना है। तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद इसी तरह स्टेटमेंट पर जो मेमो आपने शो होनी है, वो भी हिडन होगी, आप ही को शो होगी, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगेन अटैचमेंट्स है हमारे पास, अटैचमेंट आप ऐड करना चाहें,
इसका परचेज ऑर्डर ऐड करना चाहें, कोड ऐड करना चाहें, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप यहाँ पर 20 MB की फ़ाइल जो है, एक मैक्सिमम साइज़ जो है फाइल साइज़ का, वो 20 MB आप अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट आपको 20 MB का मिल जाता है। ठीक हो गया, ये आपकी इनवॉइस बन गई है। अब इनवॉइस के साथ आपको ऑप्शंस मिल रही हैं प्रिंट एंड डाउनलोड की, सेम सेव एंड न्यू, क्लोज, रिव्यू एंड सेंड। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव कर दूं, तो जैसे सेव करूंगा तो अब फाइनेंशियल्स के अंदर इसका इम्पैक्ट चला गया। अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया? टैक्स भी डाला है। एक मिनट ठीक है, अच्छा अब ये आ रहा है। अब ज़रा इसको समझें। सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपने रिसीव कितने करने पैसे? 378 रिसीव करना है। मैं थोड़ा सा आपको ना इसका जर्नल दिखाता हूँ, इसको समझ लें। अब इसमें क्या क्या है, सेल टैक्स आपने अप्लाई किया है। सेल टैक्स क्या है? आपकी लायबिलिटी है, आपको पे होगा, आपने जमा करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपका रिसीवेबल है और फिर उसके बाद आपका क्या है? इनकम है। ठीक है, गुड्स अगर आपने सेल किए हैं तो उसकी कॉस्ट भी होगी। तो ये सारे आ रहे हैं आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। ये ज़रा देखते हैं। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी आ जाएगा। नहीं, मैंने वो किया हुआ स्क्रीन की हुई। अच्छा जी, अब ये समझ लें इसको। रिसीवेबल कितने हैं? टोटल अमाउंट हमें $378 पूरे के पूरे चाहिए, ये हमारा रिसीवेबल है। उसके बाद आपने सेल की, सेल कितने की हुई? 375 की, वो क्रेडिट हो गया। और किस अकाउंट में जा रहा है? सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम में। तो रिसीवेबल सबसे पहले शो होगा कहाँ पर? बैलेंस शीट में, एसेट सेक्शन में रिसीवेबल शो होगा 378। जितना भी रिसीवेबल के अंदर पहले बैलेंस होगा ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये ट्रांजैक्शन आप रिसीवेबल के अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी आपकी इनकम को रिकॉर्ड होना है। इनकम है आपकी 375, तो ये आपकी 375 इनकम रिकॉर्ड हो गई। हाँ, ₹3 का डिस्काउंट था। नहीं, वो बाद में ₹25 का डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट में से जाएगा, इनकम में से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अलग अलग है, अलग अलग आ रही है, आ रही। ये आपका इनकम के अंदर रिपोर्ट हो गया 375। उसके बाद फिर आपने जो इन्वेंट्री सेल की है, इन्वेंट्री गई है, निकली है, उसकी वैल्यू कॉस्ट थी $140। तो इन्वेंट्री निकल गई, तो इन्वेंट्री जब निकलेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो आपका $140 इन्वेंट्री एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल हुआ, कॉस्ट आपने रिकग्नाइज कर ली और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर चली जाएगी $140। इसका मतलब ये है कि फाउंटेन पंप का जो इनकम अकाउंट था, जो आपने ऐड किया हुआ था फॉर्म पर, वो सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम था, एसेट अकाउंट इन्वेंट्री एसेट था, और जो परचेजेस का कॉस्ट का अकाउंट था वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि जी इन्वेंट्री एसेट एक और है। हमने क्या किया था? हमने पहले वो डिजाइन किया था, नहीं, यहाँ पर एक और आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, नहीं, ये समथिंग एल्स। ये बेसिकली क्या है कि आपका जो फाउंटेन पंप था वो डिफरेंट कॉस्ट के साथ आ रहा है। ठीक है, एक आपका कुछ $140 का था, कुछ $80 का था, कुछ $30 का था। तो ये डिफरेंट जो बैच में आपने परचेज किया और उसकी कॉस्ट डिफरेंट थी, तो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है। 140, 80 और 30 ये आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका जीएसटी। तो यहाँ पर तो अलग आ रहा है, एक जीएसटी का अकाउंट है। वैसे आपका सेल टैक्स पेएबल का अकाउंट होगा जो कि $28 आपने कलेक्ट किए, वो आपने पे करने, तो ये आपकी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अच्छा, अब डिस्काउंट जो आपने दिया वो डिस्काउंट गिवन आपका डेबिट होगा
जो कि इस इनकम से आपको कम करके शो कर देगा। तो आपकी जो टोटल ऑपरेटिंग इनकम शो होगी वो $350 होगी, $50 शो हो जाएगी। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया। तो आपने जब भी सेल की तो ये मैक्सिमम एंट्रीज हैं इसके अंदर। आपने डिस्काउंट दे दिया, आपने नंबर 2 आपने उस पर सेल टैक्स अप्लाई कर दिया और फिर रिसीवेबल भी जनरेट हो गया। तो इसके अंदर इनकम रिकॉर्ड होगी, रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, इन्वेंट्री पर इफेक्ट जाएगा, इन्वेंट्री एसेट अकाउंट में क्या होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर सेल टैक्स पेबल जनरेट हो जाएगा और डिस्काउंट आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल आपका बैलेंस शीट में चला गया, एसेट सेक्शन में, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम आपके रेवेन्यू सेक्शन में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, इन्वेंट्री एसेट जो है आपका बैलेंस शीट में इन्वेंट्री एसेट अकाउंट कम हो गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के सेक्शन में रिकॉर्ड हो गया। फिर इसी तरह इन्वेंट्री एसेट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर लायबिलिटी सेक्शन में बैलेंस शीट में आपके पास सेल टैक्स पेबल रिकॉर्ड हो गया 28, और फिर इसी तरह रेवेन्यू के अंदर डिस्काउंट वाला जो अकाउंट है वहाँ पर 25 जो है डेबिट हो जाएगा। तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम में से ये माइनस हो जाएगा, टोटल आपकी ऑपरेटिंग इनकम 350 आपको डिस्प्ले होगी। तो ये इसके इम्पैक्ट आ गया आपकी इनवॉइस का। अब इसके बाद दूसरा हम जब दूसरा पार्ट आएगा कि इसकी पेमेंट को रिसीव करना है। ठीक है, हाँ, पेमेंट रिसीव करनी है। अब पेमेंट रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, आप उस इनवॉइस को ओपन कर सकते हैं। नंबर 2, आप प्लस पर जाकर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस इनवॉइस को ओपन करें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है रिसीव पेमेंट की। सिंपल है, आप इसको ओपन कर लें, रिसीव पेमेंट। अब कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, अगर तो पूरी की पूरी पेमेंट रिसीव होगी है $378, तो आप यहाँ पर $378 कर देंगे। और अगर कम पेमेंट रिसीव हुई है तो आप कम अमाउंट कर दें। इस फॉर्म को ज़रा समझ लें। कस्टमर आपका प्रॉपर सिलेक्ट हुआ है, पेमेंट डेट, किस डेट को पेमेंट रिसीव की है वो डेट ऐड करेंगे, पेमेंट मेथड क्या था, कैश, रेफरेंस नंबर देंगे, किस में आप कैश रिसीव कर रहे हैं, कौन से अकाउंट में, अमाउंट रिसीव कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप वो इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे कि जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव की है। इनवॉइस बिल्कुल ध्यान से सही सेलेक्ट करनी है, किसी और इनवॉइस के अगेंस्ट सेलेक्ट ना कर दें, क्योंकि होता ये है कि अक्सर एक कस्टमर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो अगर आपने किसी गलत प्रोजेक्ट की इनवॉइस के अगेंस्ट उसको सेलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसका लेजर सारा ख़राब हो जाएगा। तो फिर जब आप रिकन्सिलेशन करेंगे क्लाइंट के साथ, वो कहेगा जी मैंने तो आपको इसकी कोई पेमेंट की ही नहीं है, इस प्रोजेक्ट की, आप कहें जी मुझे रिसीव हुई है। तो आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से बहुत फिर प्रॉब्लम। नहीं नहीं, कोटेशन होती है तो कोटेशन कन्वर्ट होती है इनवॉइस में, सेल रसीद नहीं होती। हाँ, प्रोसेस डिफरेंट होगा ना। नहीं 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 नहीं, प्रोसेस वही है, मतलब कि इनवॉइस बनने के बाद का प्रोसेस यही है, रिसीव पेमेंट होगा। फिर आपने इनवॉइस क्रिएट की, इनवॉइस क्रिएट करने के बाद उस इनवॉइस को ओपन किया, उस इनवॉइस को ओपन करने के बाद उसकी पेमेंट को रिसीव कर ली। हाँ हाँ, वो सुने, कोड भेजी, कोड को इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया। जब आपने इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया तो यही वाले स्टेज पर पहुंच गए जहाँ से हमने क्रिएट की थी, सेम वही स्टेज है, उससे आगे सेम प्रोसेस चलेगा। अभी वाला जो आज हमने स्टैंड अलोन इनवॉइस क्रिएट की उसका भी, और जो कोड से इनवॉइस में कन्वर्ट हुआ है उसका भी, दोनों का सेम होगा। कब कब क्या करते हैं, उस टाइम पे कोटेशन भेजती कि डायरेक्ट ये होता है कि हमें ऑर्डर आता है डायरेक्ट कोटेशन। हाँ, ये तो आपने इनवॉइस उसको भेज दी ना, इसके लिए कोड वगैरह शेयर नहीं हुई। जब कोड शेयर ही नहीं हो रही तो आप कोड तो नहीं जनरेट करेंगे ना। ठीक है, ये फर्क है। वो पूरा एक प्रोसेस चला है, आपने कोड शेयर की है, कोड शेयर करने के बाद वो एडिट हुई है, एक्सेप्ट हुई है, एक्सेप्ट होने के बाद आपको परचेज ऑर्डर इशू हुआ है, इशू होने के बाद फिर आपको ये। अच्छा, आपका जो सवाल है ना उसको मैं एक और सिचुएशन से लिंक करता हूँ कि प्रोग्रेस इनवॉइसिंग। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इनवॉइस कोड क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेस इनवॉइसिंग होती है पूरे एक प्रोजेक्ट की, एक परचेज ऑर्डर की, कि ये प्रोजेक्ट हम आपको दे रहे हैं,
अब इसमें जितने भी माइलस्टोन आप अचीव करते जाएंगे, आप इनवॉइस करते जाएंगे। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट एक कोड जो है वो जनरेट कर लें, ठीक है। कोड जनरेट करने के बाद फिर आप उसकी प्रोग्रेस इनवॉइसिंग कर सकते हैं, वो आप परसेंटेज वाइज हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। अब ये अमाउंट आपने रिसीव कर ली। अब अमाउंट रिसीव करने का मतलब क्या है कि $378 आपको मिल गए। अच्छा, अब $378 तो आपको मिले, लेकिन इसमें तो $350 जो है वो हमारा क्या है, रिसीवेबल है, इनकम है, ठीक है। रिसीवेबल 378 ही है, इनकम जो है 350 है। $28 कौन से हैं हमें ज़्यादा रिसीव हुए? सेल टैक्स के, सेल टैक्स के। तो हमने $28 इसमें से पे भी कर रहे हैं, पे भी करने। तो अभी जब आप इसको रिसीव करेंगे तो आपका रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा? अनडिपॉजिटेड फंड्स जो हमने अकाउंट ऐड किया ये हो जाएगा। ये आपका इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पैसे आ गए। अब भाई आपके पास $28 आया हुआ है, तो आप सेल टैक्स, FBR, तो आप वो सेल टैक्स आप वहाँ पर जमा करवा दें, ठीक है। तो ये इस अमाउंट आपने इसमें रिसीव कर लेनी है। इस तरह आपको इनवॉइसेस का शो हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब क्लियर हो गया। इनवॉइस का हमने कर लिया कि इनवॉइस जनरेट कैसे करनी है। अब ये हमने इसमें जितनी भी इनवॉइस में एडिशन हो सकती थी हमने की है, ठीक है। अब मजीद भी ये कॉम्प्लेक्स बन सकती है इनवॉइस कि अगर इसके अंदर गुड्स भी हैं, इसमें सर्विसेज भी हैं, तो सेल टैक्स पेएबल के अकाउंट्स डिफरेंट हो जाएंगे बस। सेल टैक्स पेएबल FBR, सेल टैक्स पेएबल PRA, ये अलग हो जाएंगे। बाकी सब अकाउंटिंग सेम है, ठीक है। आप इनवॉइस के साथ इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री आपकी कम होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करते हैं, सेल टैक्स जो पेएबल है वो आप रिकॉर्ड करते हैं, और रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सब आइटम्स आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रहा होता है। तो अभी सर जो ये जो लिंक कर रहे हैं सर, इसमें से डायरेक्ट ये टैक्स उसको डायरेक्ट चला जाएगा या हाँ, पे डायरेक्ट उसको पे होगा? नहीं, पे तो हम जब करेंगे करेंगे, अभी सिर्फ ये रिकॉर्ड किया है कि लायबिलिटी होगी। उनके पास डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा, उनके किन के पास? FBR नहीं नहीं नहीं, FBR नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। सिर्फ सिर्फ कोई क्विक बुक्स में जो वो ई इनवॉइसिंग की बात कर रहे हो। ई इनवॉइसिंग का मतलब ये है कि आप हम ऑनलाइन यहाँ से इनवॉइस जनरेट करेंगे, क्विक बुक से नहीं, क्विक FBR के पोर्टल से। तो उसके उनके पास रिकॉर्ड चला जाएगा आज इन्होंने क्या सेल की है, इन्होंने GST सेल की है, तो अब GST लायबिलिटी वहाँ जनरेट हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक हो गया, समझ आ गई। इनवॉइस भी बन गई और पेमेंट भी हमने रिसीव कर ली। चलें जी।